हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। सारे चैप्टर इसमें जो है कवर हो जाएंगे। जो क्लास 12 का भी जो एग्जाम आने वाला है आपका फिजिक्स का, उसके लिए इसमें सारे चैप्टर्स का जो बेसिस कॉन्सेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिश किए हैं कि वो सारा कॉन्सेप्ट आपका जो है इसमें आ जाए। तो ये क्वेश्चंस भले ही 40 है, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी जो टॉपिक है या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे वो इसी में आपका कवर्ड हो जाएगा। तो यानी कि एक बार जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में आप देखिएगा इससे जो है जनरली क्वेश्चन इस सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें सन। आइए सन इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सन, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन पहला क्या कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 32 कूलम चार्ज इज। यानी क्वेश्चन से कहा कि 32 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा। तो देखिए, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है सॉन्स एन। ठीक है, अब Q का वैल्यू 32 कूलम है, N निकालना है। तो देखिए, अगर N निकालेंगे तो E को इसके नीचे भेज देंगे, E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर N यहां से निकालेंगे तो क्या होगा? Q डिवाइडेड बाई E। Q का वैल्यू दिया हुआ है 32 कूलम, 32 बाई, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। करेक्ट। अब देखिए, इस 10 टू द पावर माइनस 19 को यदि ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, और इस पॉइंट्स को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, और 16 से इसको काटिए तो ये 20 टाइम में कट जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाइए तो कितना आ गया? 20 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल के आया। कितने में से? जब 32 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करते हैं। 2 इंटू 10 टू पावर 90, 20 इंटू 10 टू द पावर 19, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्विक टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे, क्योंकि हर एक लगभग सारे चैप्टर्स को तो हम कवर कर ही दिए हैं। इंडिविजुअल सारे सबका जो है ऑब्जेक्टिव का आपको लेक्चर आपको देखिए होइएगा, या इसके लिंक में भी छोड़ देंगे, और साथ में ये पूरा एक टोटल होल सब्जेक्ट का आपको बना दिए हैं। ठीक है, तो क्विक से क्विक जल्दी से एक बार जरूर इसको सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। आइए हम भी जो है जल्दी इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए और आगे बढ़िए। द डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्जेज आर सेपरेटेड बाय 6 mm इज। क्वेश्चन कहा कि डाइपोल मोमेंट बताइए जब चार्ज आपका सेपरेट कितने पे हो रहा है? प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हम डाइपोल मोमेंट्स का फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। यानी कोई भी पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो है सेपरेट हो जाए सेम मैग्नीट्यूड से, तो वहां पे जो है उसके बीच का डिस्टेंस एवं उसके चार्ज के प्रोडक्ट ही जो है डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो अब क्या कहलाता है तो देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप जानते हैं तो उसको बना लीजिए खुद से भी, एक बार जो है वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताते हैं। आइए, यहाँ पे क्या होगा? P इज इक्वल्स टू Q इंटू क्या होता है? 2L। यानी 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। ये ध्यान रखना है, L नहीं रखना है। ये वैल्यू जो दिया हुआ है 6 mm, ये 2L का है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पूरा 2L के जगह पे ये रखेंगे और चार्ज के जगह पे 5 माइक्रो रखेंगे। तो देखिए, तो माइक्रो को चेंज किए तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 2L कितना दिया हुआ? 6 mm। तो mm को चेंज करेंगे मीटर में, तो mm को मीटर में चेंज कर लीजिए तो क्या होगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो देखिए, तो 6 5 या 30, और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 जो है आपका हो गया कूलम्ब मीटर। यानी 30 इंटू 10 टू द पावर का माइनस का 9 जो है यहाँ पे निकल करके आया। अच्छा देखिए, माइनस का 9 आया, ऑप्शन में मिला लेते हैं 12। ये तो कूलम 12 इंटू 10 पावर 9 कूलम मीटर नहीं होगा। बी में 60, ये भी नहीं होगा। 3 इंटू 10 पावर माइनस 8। अच्छा है सर, देखिए इस, और लास्ट में 6, तो 6 वाला तो होगा नहीं, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या होगा। तब देखिए सर, यहाँ पे 30 को क्या है, एक जीरो को इधर भेज देंगे तो क्या इसको ये भी लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 टू द पावर, एक कम हो जाएगा, माइनस 8 कूलम्ब मीटर।
लिख सकते हैं सर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, 3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, यानी कि इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। और यहां से जो है आप इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए, स्टार मार्क करके जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से थर्ड के तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसको एक बार लिख लीजिए। इसी तरीके से सारे चैप्टर इसमें हम लोग ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो सब ले लेंगे। और खासकर जो चैप्टर जो उसमें का खासकर जो है इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स या ऑप्टिक्स इस सब का जो क्वेश्चन जो आएगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी इसमें जो है सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिए, खुद से भी देखिए क्वेश्चंस को। बताइए क्वेश्चंस कहा कि द रेशियो ऑफ ई एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, ठीक है। अब रेशियो पूछा आपसे, देखिए किसका रेशियो पूछा, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल को क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं इसको इक्वेटोरियल, ठीक है। आप जो मेरा देखे होइएगा लेक्चर ऑब्जेक्टिव वाला में जो इसमें क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको, इक्वेटोरियल को बाइसेक्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखें सुन, इसका रेशियो पूछा है तो ई एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp डिस्टेंस का क्यूब, 2kp/d³, और इक्वेटोरियल का रेशियो होता है सुन kp/d³, kp/d³। हेयर p इज इलेक्ट्रिक, ये वाला यही वाला जो डाइपोल मोमेंट हो गया, p d डिस्टेंस है, k इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो सबको पता है एयर स्लैश वैक्यूम में। तो देखिए यहाँ से ये तो पूरा वैल्यू काटेगा, kp dq भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है 2, यानी इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2:1 बोलिए या 2 डायरेक्ट जो है आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो जो है निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। फटाफट इसको कवर कर लेना है, कम टाइम में जो है सारे कॉन्सेप्ट को एक बार क्विक टाइप से आपका रिविजन्स के लिए बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़े क्वेश्चन आ गए इसी तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा सा तेज आपको लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा 0.75 करके जो है आप देख लीजिए, है ना, वहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम वहाँ पे मिल जाएगा। आइए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कितने जगह इधर नीट में भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। सीबीएसई खासकर उसी पैटर्न पे बनाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि अ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेज कैपिटल क्यू। मतलब एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो 2 कैपिटल क्यू अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से है, तो कहीं सेंटर पे प्लेस्ड है स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए क्वेश्चन को कि द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल्स टू, मतलब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेज जो है इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन बनाता है इसके साथ जो है। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन Q/2 है, बी में -Q/4 है, -4Q, और डी में +Q/4 है, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले सिस्टम को बनाइए इस तरीके से, कैपिटल क्यू, यहाँ से डिस्टेंस पे ये भी कैपिटल क्यू है, कहीं सेंटर पे से स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। लेट सपोज कीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 12 है तो स्मॉल चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, करेक्ट है। देखिए दोनों चार्ज जो सेपरेट है उसका डिस्टेंस हम खुद से मान लिए 12, तो Q और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस L हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम आपको बोल ही दिया है कि द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है अब इस चार्ज के वजह से इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर इस चार्ज की वजह से इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, मतलब दोनों चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन 0 के बराबर होता है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = KQ/R², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो बैलेंस करते हैं इसके वजह से यहाँ पे देखिए, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे जिसके लिए L डिस्टेंस है, तो ले लेते हैं K कैपिटल Q
स्मॉल कैपिटल क्यू, ठीक है, पहले स्मॉल क्यू वाला ही ले लेते हैं सुन, तो के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा सुन एल स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे देखिए कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है सुन, डिस्टेंस को ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2l है तो 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इस पूरे वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा के क्यू, बताइए 2l का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 4l स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटेन एज 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, के से के भी आपका गायब हो गया, तो क्यू कितना है निकल के स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू बाई 4। दिस इज द रिलेशन ऑफ ए स्मॉल क्यू चार्ज विद रिलेटेड टू कैपिटल क्यू चार्ज, a small q charge placed at the center of line joining between two charge. It means to say that distance between these is, if it is 2l then it is l, ठीक है। तो आया स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, ठीक है। तो आइए स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल q बाई 4 माइनस का। ये जरूर ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम कहाँ पे करना है वो चीज़ जरूर रखिए, क्योंकि डिस्टेंस उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। कुछ भी डिस्टेंस मान लीजिए, इसको 12 माने हैं तो ये होगा, आप एल मानते हैं तो एल बाई 2 रख लीजिए, कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर तो ऑटोमेटिक यहीं आने वाला है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यस, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आप समझ में, स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चंस को, और इसी तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होइएगा किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस कहा कि वर्क डन बताइए कौन से सरफेस पे, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। डू यू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है वैसा सरफेस है जिस पे पोटेंशियल हर एक जगह सेम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट है। अब पोटेंशियल सब जगह सेम हो जाएगा तो देखिए वर्क और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन मिटाते हैं, एक बार इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए बताते हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम है और फॉर्मूला इसका होता है सेंस, जैसे देखिए भी, अगर मान लिए कोई भी दो पॉइंट ले लिए तो अगर हम लिख दिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए से बी, ठीक है, बाई क्यू चार्ज, वी ए माइनस वी बी। अब सोचिए इस दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा क्योंकि दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये दूसरे में आपस में क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए ना v माइनस भी रख दिए तो डब्ल्यू ए बी तो बाई क्यू, तो ये तो जीरो हो गया। अब जीरो इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी और क्यू को इधर भेज दीजिएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू जीरो। तो बताइए इसमें वर्क अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या निकल के आया, वर्क जीरो निकल के आया। याद रखना है सर, इस पे जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से वर्क जीरो होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन भी जो है 5 का ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है जीरो। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नेगेटिव पॉजिटिव भी क्यों कुछ कुछ दिया हुआ है सर, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए सर 5 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहा फाइंड potential energy of a system of 2 positive point charges of 2 microcoulomb and 4 microcoulomb। देखिए क्वेश्चन देखिए, and it placed 2 centimeter apart each। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो कि सेपरेटेड है 2 सेंटीमीटर पे, जो है चार्ज कितना है 2 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर।
अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है। पुट करके देखिए क्वेश्चन बनाइए, खुद बे खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आइए जब तक इधर स्पेस बनाते हैं, जब तक आप ट्राई कीजिए। ठीक है, कितना है चार्ज एसेंस 2 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिए ना, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी या लॉन्ग में भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको इतना हेल्प करेगा कि वहाँ पे फार्मूला लिखना या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया तो उसको आपको लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पहले फार्मूला यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, विच इज के Q1 Q2 बाई आर। रखिए सुन, के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹9। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ईयर स्लैश वैक्यूम में, ध्यान रखना है। सुन, चार्ज कितना दिया हुआ है पहला 2 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम। तो 2 माइक्रोकुलम को पहले माइक्रो को चेंज कर लेंगे कुलम में, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 2 इंटू 10⁻6 एंड 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई कितना है आर, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेना है, यूनिट ध्यान में रखिएगा। नहीं तो ये सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो 2 इंटू 10⁻2 -2 क्यों की है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर से मीटर में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे कर लिए सुन, देखिए ना, अब इसको काट के देखिए तो वैल्यू 2 से इसको काट लीजिए, अरेंज कीजिए। देखिए 10⁻6 10⁻6 10⁻12 -12 में से सुन 9 को जो है अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सुन 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 और 2 को नीचे से ऊपर ले जाके जोड़ दीजिए सुन, तो कितना हो गया सुन 9 4 जा, पहले ये लिख लीजिए 9 4 जा ये कितना होगा 36 इंटू, पहले ऊपर वाला को बैलेंस कर लिए तो ऊपर वाला बैलेंस हुआ 12 में से 9 गया तो ये हो गया माइनस का 3 और नीचे कितना था 10⁻2। तो इसको ऊपर ले जाइए तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 36 करेक्ट है 36 और प्लस का यहाँ पे तो अब देखिए ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1। ठीक है, 36 इंटू 10⁻1। अब देखिए ना इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, क्या इस 10⁻1 को डिवाइड कर दीजिए, इसमें ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा यानी 36 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया सुन 3.6 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यूनिट क्या आ गया सुन 3.6 जूल। आइए ऑप्शन में खोजते हैं सन 9 जूल, बी में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर इसका होगा 3.6 जूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया सन। ठीक है, प्रोसीजर ये रहेगा, फॉर्मूला यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए सन। ठीक है, और क्विक टाइप से इसको हम जल्दी जल्दी आपको करा देंगे, एक रिवीजन टाइप से आपका हो जाएगा होल चैप्टर का, ठीक सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन से इसमें पोटेंशियल का भी आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का आएगा, वैसे ही करंट का आएगा, मैग्नेटिज्म का आएगा, सब हो जाएगा। लिखिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If 30 joule of work required to move an electric charge of 6 coulomb from a point, क्वेश्चंस कहा कि एक 30 किसी चार्ज को यानी 6 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए एक जगह से दूसरे जगह कितना वर्क नीडेड हुआ है सर 30 जूल। फिर क्वेश्चंस का वेयर पोटेंशियल इज 15 वोल्ट टू अनदर पॉइंट कॉमा वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चन में कहा कि एक का पोटेंशियल जो है आपका 15 वोल्ट है, ठीक है, और दूसरे जगह का पोटेंशियल आपका V वोल्ट है। देन फाइंड आपको बोल दिया कि उस V जो दूसरे का है उसका एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, यानी कितना वोल्ट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। करेक्ट है, तो आइए देखते हैं कि जैसे आप पढ़े होइएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसी का बीच का रिलेशन होता है। सुन, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए सुन यहाँ से यहाँ पे B पॉइंट्स मान लिए, यहाँ पे A पॉइंट्स मान लिए, यहाँ से मान लिए Q चार्ज को लेकर के यहाँ से यहाँ लेके जा रहा होगा। तो इसका लिखते क्या सो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी VB माइनस VA इज इक्वल्स टू रिलेशन होता है जो वर्क लगा, वर्क A से B तक लाने में डिवाइडेड बाई कितना जो चार्ज को लेकर के आए हैं।
यानी VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB बाई क्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन and also define the work required to bringing a charge from A to B from any direction without acceleration called potential difference at that point। तो आप उसका जो है डेफिनेशन भी बना लीजिएगा, यहाँ पे हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं। तो आइए सुन, वर्क कितना दिया हुआ है 30 जूल, तो लिख लीजिए 30 जूल डिवाइडेड बाई कितना चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, तो 6 कूलम चार्ज। VB का पोटेंशियल V है स्टूडेंट्स, और VA का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 15। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से V का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आराम से देखिए सुन किस तरीके से फॉर्मूला बनाया, उस पर वैल्यू रख दिए सुन, तो क्या हो जाएगा सुन, सॉल्व करके देखते हैं। आइए 6 से इसको काटते हैं 5 टाइम्स, और V इज माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5, 15 को इधर लेके जाइएगा तो इसमें प्लस होकर जुड़ जाएगा, यानी V आपका निकल के आ गया कितना है सुन 20 वोल्ट। यानी कि एक अनदर पॉइंट्स का जो V का जो पोटेंशियल जो V था यहाँ पे, इसका पोटेंशियल आपका आ गया कितना 20 वोल्ट, और इसका तो दिया ही हुआ था 15 वोल्ट, तो करेक्ट है। तो यहाँ से हम बता देंगे सुन ऑप्शन कौन सा, AB, यानी B ऑप्शन करेक्ट है 20 वोल्ट। तो आपको पोटेंशियल मिल गया एट दैट पॉइंट का, करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रोसीजर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ जो है सुन। आइए 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। मतलब मान लीजिए सुन कोई 27 ड्रॉप्स है सेम साइज का, जिस पे कितना पोटेंशियल है ईच का 220 वोल्ट है, करेक्ट है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, मतलब वो 27 जो ड्रॉप्स था वो कंबाइन होकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया। उसके बाद पूछा कि द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज, क्वेश्चन का तो वो जो बड़ा ड्रॉप बना है 27 स्मॉल ड्रॉप को मिलाने के बाद, तो उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल बता दीजिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यानी कि जो अब वो जो बिगर ड्रॉप बना उसका पोटेंशियल बताना है, तो पहले स्मॉल का ईच का तो दिया ही हुआ है, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ से हम आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए सुन, पोटेंशियल जो होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट लेना है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V इज टू K Q बाई R। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट एक लगाइए, आपको ये बिगर ड्रॉप के लिए हमने कैपिटल Q कैपिटल R माना है, स्मॉल के लिए मानते तो K स्मॉल Q बाई R ले लेते। अब क्वेश्चन में देखिए सर, इस 27 ड्रॉप्स को यदि मिलाएंगे एक बिगर ड्रॉप का, तो वॉल्यूम तो अगर 27 ड्रॉप्स को मिला दिए, ड्रॉप्स स्पेरिकल शेप टाइप से होगा, तो वो एक बिग वॉल्यूम बनाएगा। वॉल्यूम तो दोनों को सेम कर सकते हैं, यानी हम वी कैन राइट 27 ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप्स, यानी कि इसका 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे का वॉल्यूम निकालते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब स्मॉल वाला है तो हम स्मॉल आर का क्यू ले लेते हैं सर। क्या अब इसको लिख सकते हैं कि ये एक छोटे वाले का वॉल्यूम 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम मिल गया। अब ये बिगर बनाया तो बिगर का वैल्यू ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू। दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से आपको आगे बढ़ना। अब ये कैपिटल क्यों लिखे, क्योंकि कैपिटल आर हमको चाहिए, करेक्ट है, और क्यू चाहिए, तो कैपिटल आर का रिलेशन यहाँ से हमको मिल जाएगा 27 ड्रॉप्स ऑफ 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स एंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो अब यहाँ से देखिए सुन, 4/3 पाई से पाई गया तो क्या आ गया 27 स्मॉल आर क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर क्यू को इधर भेज दीजिए तो ये क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर भेजिएगा तो क्यूबिक रूट, यानी कि ये इस तरीके से 327 इंटू आर क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। 27 को क्यूबिक रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा स्मॉल का, और ये आर है से स्मॉल, तो ये यहाँ पे क्या होगा आर, यानी कैपिटल आर जो निकल के आया वो 3 इंटू स्मॉल आर के बराबर आ गया। करेक्ट है, तो 3 इंटू स्मॉल आर। अब बताइए उसके बाद 27 ड्रॉप्स है, तो अगर हम उस
टोटल का कंबाइन चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, ईच का स्मॉल चार्ज होगा तो कैपिटल क्यू का क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए क्योंकि चार्ज क्वांटाइजेशन होता है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कैपिटल क्यू 27 स्मॉल क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको आर भी मिल गया बिगर के लिए, आपको क्यू भी मिल गया स्मॉल ड्रॉप के टर्म्स में, तो ये सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू के 27 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर के जगह पे 3r, करेक्ट है सर, 3r। अब देखिए इसको काटिए, 3 से इसको 27 को काट दीजिए तो 9 टाइम्स, यानी ये क्या आ गया 9 इंटू के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये बिगर का पोटेंशियल आया 9 इंटू के क्यू बाई स्मॉल आर, दोनों स्मॉल है। अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया कि ये स्मॉल ईच का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो ईच का 220 वोल्ट है, यानी कि क्या होगा v इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू बाई आर, इसी का तो दिया हुआ है 220 वोल्ट ईच का। तो अब देखिए ना ये ईच का ही तो आपको दिख रहा है पोटेंशियल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 220, ठीक है। ईच के जगह पे के क्यू आर के जगह पे 220 रख दिए तो बिगर का मिल जाएगा। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 0 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19, यानी 1980 वोल्ट जो है बिगर ड्रॉप का आपको पोटेंशियल मिल गया। आइए ऑप्शन इसका चूज कीजिए कौन सा है, लीजिए ऑप्शन ए में ही जो है करेक्ट आंसर है 1980 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बी 620 1320 एंड 1520 आपका गलत आंसर दिया हुआ है इसमें, करेक्ट है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट, सिर्फ सिंपल इसमें क्या समझना था, आपको कैपिटल आर निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कैपिटल क्यू निकालना है, 27 ड्रॉप है तो 27, और मान लीजिए 64 ड्रॉप्स होता है तो आप चार्ज क्या हो जाता है 64 हो जाता है। आर भी होता तो यहाँ 64 इंटू ये लिखते, ये निकाल लेते, वैल्यू निकालते, आर का मिल जाता है, यहाँ वैल्यू रख देते, कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिया रहता है स्मॉल का, और मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए उस कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का खास कर नहीं छूटे, और उससे रिलेटेड जो है आपका न्यूमेरिकल भी करेक्ट हो जाए। नाउ इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। You understand? Question number 9 is asking about the capacitance of capacitor for a given circuit is। कहा कि ये जो गिवन सर्किट है इसका कैपेसिटेंस बताइए, यानी कि ये सर्किट प्रॉब्लम हो गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या दिया, इसका 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ये बैटरी लगा है, यहाँ पे भी 4 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से फार्मूला को सॉल्व कर लीजिए। आइए इसको सॉल्व करके वो कीजिए, कमेंट में छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कमेंट में छोड़ दीजिए, फटाक से जो है पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करके बताइए, ठीक है। जब तक स्पेस बना रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं आपके लिए। इस टाइप का सर्किट प्रॉब्लम भी जो है शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खासकर सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई में जो है खासकर इसको पूछा जाता है, ठीक है। और अनदर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई में खासकर इस सब का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना पहले तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए कि सीरीज में अगर जो है हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसे डॉट 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 आप जोड़ लीजिए। और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब जितना रहेगा उस सबको ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए। ये पैरेलल है, नीचे वाला पैरेलल ऊपर वाला सीरीज, रेसिस्टेंस से अपोजिट होता है, ध्यान रखना कैपेसिटेंस का। तो आइए अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये दोनों चार्ज आपस में जो है पैरेलल है, 2 माइक्रो फराड और जो है 2 माइक्रो फराड, ठीक। चार्ज या कैपेसिटर, कैपेसिटेंस चार्ज नहीं बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। 2 माइक्रो फराड है, 2 माइक्रो फराड है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इस तरीके से जोड़ेंगे क्योंकि ये पैरेलल वाला था, ठीक है, और ये सीरीज वाला है, ठीक है। तो 2 माइक्रो फराड कितना हो गया 4, तो अब देखिए 4 माइक्रो हो गया, तो एक अब ये सर्किट, इसका नेक्स्ट सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से देखिए 4 माइक्रो फराड। नाउ हियर आल्सो दिस इज 5 माइक्रो फराड सेकेंड वाला, और यहाँ से आप एगो बैटरी जोड़ दीजिए और चार्ज रहिए हमेशा, ठीक है, चार्ज रहना है हमेशा, ठीक है। अब बताइए ना ये ऊपर भी 4 माइक्रो फराड, अब ये 4 माइक्रो फराड तीनों आपका किस में आ गया सीरीज में,
बड़ी आसान हो गया। आप सीरीज में ये वाला फार्मूला लगाइए और जोड़ करके आंसर निकाल कर बता दीजिए। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जोड़ लेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/4 उलट लीजिए इसको तो c इक्विवेलेंट के 1/c इक्विवेलेंट है तो क्या आएगा? 4/3 माइक्रो फराड है। यानी इस सर्किट का आंसर क्या होगा? 4/3 माइक्रो फराड है। ठीक है, आइए ऑप्शन खोजिए कौन सा क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन नंबर 9 का 3/4 देखिए, गुमराह करने के लिए अगर आप नहीं उलटिएगा तो 3/4 माइक्रो फराड आ जाएगा। तो ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ तो 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू है ना, आपको तो c इक्विवेलेंट बताना है तो उलट के रखना पड़ेगा। तो उलटिएगा तो ये क्या करेक्ट आंसर आएगा? 4/3 माइक्रो फराड है। ध्यान रखना है, रॉन्ग आंसर भी ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है और उस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा। एक सिली मिस्टेक आपको जो है 0 मार्क्स दिलवा देगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो 0 से हीरो बन जाइएगा। ठीक है, तो आप क्या होगा? 4/3 माइक्रो फराड है। ठीक है, आइए स्मार्ट वर्क ऐसे ही करना है। अच्छा, एक आपको जो है एक आपको जो है वो दे देते हैं, एक सर्किट प्रॉब्लम दे देते हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कितना इसका आंसर आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। ऐसा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए एक और, यहाँ पे ले लीजिए कुछ और। ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी सब मान लीजिएगा 2 माइक्रो फराड। ठीक है, इसको भी 2 माइक्रो फराड, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रो फराड एंड दिस इज 2 माइक्रो, मतलब ईच का कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है वो 2 माइक्रो फराड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए और बी के अकॉर्डिंग आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके आपको जो है कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। करेक्ट है आप जैसे कमेंट कीजिएगा तो हम करेक्ट आंसर भी आपको वहीं पे जो है पिन कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिख लीजिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिए किस तरीके से आपके सारे, अब ये करंट का क्वेश्चन आना शुरू हो गया, मैग्नेटिज्म आएगा उसी तरीके से। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है देखना है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है कि फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल if temperature increases then resistance R and resistivity rho will both decreases both increases, एक R बढ़ेगा रो घटेगा, R डिक्रीजेज एंड रो इंक्रीजेज। इसमें से बताना है, क्वेश्चन समझिए कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो है रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। करेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। सेमीकंडक्टर नॉट कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में एक चीज लिख लीजिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स तो ध्यान से लिख लीजिए, तो इसमें जो है आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोथ विल डिक्रीज, रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा और रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। तो आइए इसके लिए चूज करते हैं ऑप्शन 10 का, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो गया, यानी कि बोथ क्या हो गया? बोथ जो है आपका डिक्रीज हो गया। करेक्ट है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल समझते हैं, जैसे सिलिकॉन वगैरह जो हो गया उसका एग्जांपल है जिसमें पार्शियली फ्लो अप करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आइए अच्छा देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर है तो बोथ डिक्रीज हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन यहीं पे अगर कंडक्टर होता, लेट सपोज कंडक्टर होता, तब क्या करते हैं तब टेम्परेचर बढ़ाते तो देखिए रेसिस्टेंस भी बढ़ता और एज वेल एज रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, यानी कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी बोथ विल इंक्रीजेस। किसके लिए? कंडक्टर, अगर इसी सेमीकंडक्टर के जगह पर अगर कंडक्टर दे देता तो दोनों इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा एक और लिख लीजिए, एलवाई के लिए, एलवाई पे जैसे नाइक्रोम वगैरह आता है उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी नियरली अनइफेक्टेड रहता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ उस पर इफेक्ट नहीं आता है। खासकर ये जरूर पूछता है एक सेमीकंडक्टर कंडक्टर, ये इसको तो लिख ही लीजिएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं सर, 11 की तरफ बढ़ते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा है ना, तो ये उसी का जो है डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा इसका यूनिट एसेंस? इसका यूनिट पहला में ऑप्शन डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर, डिग्री सेल्सियस
बाई मीटर, यानी कि इसका जो है, अरे ये तो दोनों ऑप्शन एक नहीं, पर दिया हुआ है। इसका देखिए करेक्ट आंसर ले लीजिए, पर डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर होता है। एंड टेम्परेचर का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना है सुन, अल्फा जो है पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा सुन। ठीक है, तो ये वैल्यू एक बार जो है पूरा को इसको जो है कलेक्ट कर लीजिए सुन, इसको लिख लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखते हैं कि द मोबिलिटी ऑफ, यानी मोबिलिटी दिया हुआ है, ऑफ पूछ रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। क्वेश्चंस कहा कि जब जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर पे अप्लाई किया गया 24 वोल्ट, जिसका जो है हुज लेंथ 0.3 मीटर है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, तो उसका मोबिलिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी दे दिया, देख लीजिए ऑप्शन है कि ये ऑप्शन देख लीजिए इस तरीके से, यूनिट के साथ में जो है वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यूनिट के साथ में वैल्यू को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जान लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है VD/E, ये होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू VD/E। एक बार इस क्वेश्चन पर रख करके ट्राई कीजिए, देखिए कि कितना वैल्यू निकल करके आ रहा है। करेक्ट है, चलिए अब लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपका ई दिया नहीं है, VD तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, दिया हुआ है। अच्छा, ई नहीं दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल और जो है लेंथ तो दिया हुआ है। तो वहां से पहले क्या करते हैं, ई इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू एक पोटेंशियल और डिवाइडेड बाई एल जो है ई का रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल रख लीजिए 24, देख लीजिए सर 24 डिवाइडेड बाई कितना मीटर दिया हुआ है, 0.3 मीटर। तो यहाँ से ई निकाल लीजिए 0.3 मीटर, पॉइंट को उधर ऊपर जाएंगे तो 10 हो गया, इधर 3 से काट लीजिए तो 8, यानी कि ई निकल के आया 80 वोल्ट पर मीटर। तो यानी कि ई निकल गया। अब इसी ई का वैल्यू यदि हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ म्यू बिकम्स, म्यू इज इक्वल्स टू, देखिए सन VD कितना दिया, 4 × 10⁻⁴, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 4 × 10⁻⁴, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। नाउ गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सन 4 से इसको काट लीजिए, कितना हो गया 20। चलिए सन 20 यहाँ पे हो गया। अब लीजिए 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कितना आ गया 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 10⁻⁴ तो सारे ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए तो कहीं बाई मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर 20 है तो अगर 20 को हम ऊपर लेके जाते तो उस कंडीशन में अगर इसको लेके जाएंगे, खैर कोई नहीं, मिस्टेक नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशंस के बाद हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो सब डेटा है ही। तो देखिए सुन, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, एक जीरो को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁵ हो गया। ध्यान दीजिए, एक -4 था, ऊपर लेके गया तो एगो जुड़ गया तो 10⁻⁵ हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁵। चलिए लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको डिवाइड किए तो। अब देखिए सुन, 0.5 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में 5 तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कितना आसान हो गया, 5 दिया हुआ तो इस पॉइंट को नीचे लेके चले जाइए 10, अब ये 10 ऊपर जाके जुड़ गया तो ये क्या होगा 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। यानी कि देखिए ऑप्शन डी जो है इस तरीके से मैच कर रहा है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा आप पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा लगा कि हाँ इस तरीके से आंसर है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार पहले उसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे हम लोग को लगा कि कुछ डेटा इधर उधर था, लेकिन देखे कि सॉल्व किए तो इस तरीके से मैच कर गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट मोमेंट पे आपका आंसर मिल जाता है। तो इससे क्या सीख मिला है कि इसको सॉल्व करना है पूरा, फिर ऑप्शंस को मैच कराना है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बताना है कि इसमें हम अलग से मोबिलिटी का यूनिट जो है लिखने वाला था क्वेश्चन में, फिर देखें कि यहीं बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि देखिए इसका यूनिट बेहद इंपॉर्टेंट है। यूनिट याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, यानी ये मोबिलिटी का यूनिट हो गया। एक और यूनिट अगर हम चाहे तो बता सकते हैं देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और यूनिट देख लीजिए, VD का तो मीटर पर सेकेंड, और इसका एक और यूनिट होता है ई का न्यूटन पर कूलम।
ठीक है। तो यहाँ से भी एक यूनिट बना लीजिएगा, इसको ऊपर लेके चले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कूलम सबसे ऊपर, यानी कि मीटर कूलम डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एक यूनिट हो गया और एक ये यूनिट हो गया, क्योंकि ई का दो यूनिट होता है ना, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट पर मीटर वाला से इसको याद रखिए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, और न्यूटन वाला से मीटर कूलम डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, देन क्वेश्चन 13 के तरफ जो है मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 कहा कि इफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 80 वाट ईच, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कनेक्टेड इन सीरीज द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज। क्वेश्चन कहा कि दो गो बल्ब है 80 वाट का, ठीक है, मतलब उसका रेटिंग दिया हुआ है, अगर वो जो है सीरीज में कनेक्टेड है तो बताइए कितना पावर उसमें कंज्यूम होगा। ठीक है, इस टाइप का जो है होल लेक्चर जो जिसमें हम बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट का, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें भी ये क्वेश्चंस था। ठीक है, तो उसमें भी मैच इस तरीके का कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस था। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको इधर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, स्पेस बनाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम भी लगभग नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा ऐसे से एक बार। आइए ऐसे बताते हैं, तो देखिए 80, देखिए एक इसका एक फार्मूला होता है, जैसे P का फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। अगर दो बल्ब अगर सीरीज में है जो 80 वाट का है, लेट सपोज कीजिए तो सीरीज में रेसिस्टेंस तो जुड़ जाता है, यानी कि जो दोनों का सीरीज का आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा, मान लीजिए ये आर इक्विवेलेंट था, ये पी इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट तो 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ध्यान दीजिएगा अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको 1/2 इंटू V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं सर। और एक बल्ब का V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला होता है, अगर नॉर्मल एक बल्ब में अगर आपको पोटेंशियल दिया रहा है, अगर R दिया रहा है, तो आप यही ना लिखिएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R एक बल्ब के लिए। तो एक बल्ब के लिए जो है आपका कितना हो गया, जो है 80 वाट, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, कितना हो गया 1/2 इंटू 80, इससे काट लीजिए तो कितना आ गया 40, यानी कि उस पूरे इक्विवेलेंट का कितना आ गया 40 वाट। इतना पावर आपको कंज्यूम होगा, ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट से जाना है, नहीं तो ऑप्शन में तुरंत जो है आपको देखिए 160 भी है, कितने से सोचे एक का इतना कंज्यूम हो रहा था, दूसरा भी आउट होगा, आंसर मारिएगा, आंसर गलत होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, एक और फार्मूला आपको बेसिक्स बता देते हैं, डायरेक्ट आपको करने का, P इक्विवेलेंट ये तरीके से निकालिए, जो P वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब कर दीजिए सीरीज के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके लिए, सीरीज के लिए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो बताइए टोटल कितना था, यहाँ पे 80 था, टोटल नंबर ऑफ बल्ब 2 था, 2 से 2 डायरेक्ट काटिए तो 40 वाट, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द अनदर मेथड टू फाइंडिंग द P इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ P यानी टोटल नंबर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट कर लीजिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो ऐसे ही लिखे रहें और बने रहिए इसी तरीके से। इस सारे क्वेश्चंस को एक बार जो है देख लीजिए। आइए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं सर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चंस पे RIES, 3.5 एम्पियर करेंट कैरिंग सोलेनोइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सोलेनोइड ऑफ लेंथ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो गया, लेंथ 20 सेंटीमीटर हैविंग 80 टर्न्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर एट एंड ऑफ सोलेनोइड। यानी क्वेश्चन कहा कि एक कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है जिसमें 3.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है और कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज 80, करेक्ट है। देन फाइंड या कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे निकालना है ये चीज ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ सोलेनोइड पे। ठीक है, एंड ऑफ सोलेनोइड पे आपको बताना है। ठीक है, एक मिड पॉइंट होता है, एक एंड होता है, दोनों का अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले एंड वाला का बता देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं। इसको लिख लिए, लिख लीजिएगा, मिटाते हैं।
आइए एंड ऑफ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। याद रखना है किसके लिए है बी एंड के लिए। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता है उसके लिए मिड के लिए यानी कि मिड सेंटर के लिए तो वहाँ पे ये हो जाता है सिर्फ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो अभी तो एंड के लिए पूछा है तो इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो एंड के लिए म्यू नॉट का वैल्यू होता है याद रखिएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, क्योंकि देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आप जानते होइएगा 10 टू द पावर माइनस 7। अब बताइए ना, अब सिर्फ म्यू नॉट यहाँ पे है तो 4 पाई को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो इसलिए अब म्यू नॉट निकाल के यहाँ से हम वैल्यू रख दिए 4 पाई 10 पावर माइनस का 7। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ 4 पाई का वैल्यू रख दे, देखिए 4 इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं कितना 22/7 रख देते हैं, मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एन का जो वैल्यू होता है वो कैपिटल एन बाई एल होता है। तो कैपिटल एन 80 दिया हुआ है और लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 यानी कि यहाँ पे लिख दे 80 बाई 0.2 इंटू करेंट फ्लो हो रहा है कितना 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर। और कहीं पे भी डिवाइड 2 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 2 है। यही डेटा है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। आइए देखिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए क्या क्या कहाँ कटने वाला है। एक देखिए एक पॉइंट यहाँ से हटा के 10 कर लीजिए और 7 से इसको काट दीजिए 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स से कटा 5 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, और कहीं कटेगा बिल्कुल है इस 2 और 2 4 हुआ, इस 4 से पूरा गायब हो गया 4 हो गया करेक्ट। अब 0.2 बचा, तो 0.2 बचा तो ये कहीं कुछ कटने वाला है इस पॉइंट को ऊपर लेके चले जाएंगे तो इस पॉइंट्स को हटाएंगे। पहले यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 0.2 बचा है, एक पॉइंट हटा के ले गए तो यहाँ पे 0 हो गया, 800 ये हो गया और 2 से इसको काट लिए तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब 11 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मतलब देखिए लिखने का तरीका 11 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 2 जीरो था तो इसके साथ आ जाएगा 10 टू द पावर 2, 2 जीरो लिख दिया 10 पावर 2, तो 11 8 जा 88 इंटू 10 टू द पावर, इसको जोड़िएगा तो माइनस का 5। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला याद रखिएगा टेस्ला। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी 88 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 आया है आइए ऑप्शन देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। 88 इंटू 10 पर माइनस 4 है, ये नहीं होगा क्योंकि हमारा तो -5 आया हुआ है। बी में देखिए, बी में है 8.8 इंटू 10 पर -4, तो देखिए क्या ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये -4 है तो 10 पर -4 बनाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 8.8 इंटू 10 पर -4 भी लिख सकते हैं टेस्ला, ये भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए नहीं, ध्यान रखना है ऑप्शन बी है 8.8 इंटू 10 पर -4 टेस्ला। ये सी डी तो आपका नहीं होगा तो फार्मूला जान लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। 8.8 इंटू 10 टू पावर -4, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए। इसी तरीके से अब यहीं पे देते हैं इसके लिए, तो अब ये मिड के लिए तो यहाँ पे फार्मूला ले लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, खुद ब खुद पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कि करेंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में किसके बराबर होगा ठीक है, तो सीधे याद रखिए वो होता है NAB/C के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है NAB/C। बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया, N नंबर ऑफ टर्न्स, C टॉर्सनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ, बायोट-सेवर्ट लॉ, ये क्वेश्चन अच्छा है बायोट-सेवर्ट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बायोट-सेवर्ट लॉ है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखिएगा वो किस टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वैलिड है। ऑप्शन दिया पहला में सिमेट्रिकल के लिए, बी में दिया एसिमेट्रिकल के लिए, सी में दोनों के लिए A एंड B, और डी में नॉन ऑफ दिस।
बताइए किसके लिए वैलिड है सुन। ठीक है, तो ये याद रखिए सोन्स, जो बायोट-सैवर्ट है वो एसिमेट्रिकल के लिए वैलिड होता है, एसिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल के लिए बायोट-सैवर्ट लॉ वैलिड होता है सन। अब बात आता है कि इसका तो आंसर जान लिए एसिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए वैलिड होता है, तो वो भी याद रखिए, वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए वैलिड होता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए। ये किसके लिए वैलिड होता है सुन, ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो दोनों क्वेश्चंस को साथ में स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। अगर एसिमेट्रिकल रहा तो बायोट-सैवर्ट लॉ, सिमेट्रिकल रहा तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप आंसर उसका करेक्ट मैच कर दीजिएगा। ठीक है सर, तो ये इस सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए सर इस तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फॉर विच एंगल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। ठीक है, कोई एंगल दिया हुआ है जिसका एंगल थीटा है, टॉर्क के लिए पूछ दिया, विद मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। मतलब मान लीजिए किसी को टॉर्क बताना है जिस पे कौन सा एंगल होगा, जिसके लिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको बता देते हैं, कि जिस पे मैग्नेटिक फील्ड में एक्ट कर रहा है, जिसके लिए टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और कौन से एंगल के लिए, जो थीटा एंगल क्या होगा। तो देखिए सर, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री रहेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होता है, तो मैक्सिमम पूछा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए टॉर्क, अब इस पे टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, विच इज पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो गया 90 डिग्री। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग आगे निकल जाएंगे जल्दी से, कि द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देखिए सर, म्यू आर 0 दे दिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में म्यू आर लेस देन 1 दिया, ऑप्शन सी में म्यू आर ग्रेटर देन 1 दिया, और ऑप्शन डी में म्यू आर इनफाइनाइट। अब इसमें आपको बताना है स्टूडेंट्स कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो है वैल्यू बेसिकली इसमें किसके लिए, कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, इसमें से ये बताना है। तो याद रखें सर, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, यानी म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है। ये चीज़ को कंप्लीट आपको ध्यान रखें। अब एक चीज़ इससे साथ में और भी सीखिए, अगर जो है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए स्टांस, ठीक है, तो क्या देखें सुन, इसके लिए जो है म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये होता है सुन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड। और देखिए अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा जो है कलर्ड फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि अगर इसका कलर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कलर्ड, कलर्ड। ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1, अनपेयर्ड रहेगा, और अनपेयर्ड क्या कहलाते हैं, कलर्ड कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, या आयंस में जो है दिया रहेगा। अब देखिए ये समझ गए, तो साथ ही में पैरामैग्नेटिक तो डाया भी समझ लीजिए, डाया मैग्नेटिक सबस्टांस, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है सुन, सारे कॉन्सेप्ट उसका जो है उसको जान लेना अगल बगल का, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ना कि ये 40 दे करके 40 पे नहीं वो करना है। ठीक है, तो अब देखिए ना सुन, इसके लिए म्यू आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और ये पेयर्ड होता है। कैसा रहेगा इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड रहेंगे, और पेयर्ड जो रहता है तो उसका जो है वो कलरलेस बनाता है, कलरलेस। ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो गया, जस्ट उसका अपोजिट, म्यू आर लेस देन 1, पेयर्ड, कलरलेस। ठीक है, और एक और होता है सुन, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक सबस्टांस, इसका तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है,
इसका तो म्यूर की वैल्यू अगर बात की स्टूडेंट्स तो करीबन 10.2 मतलब अलग अलग डेटा 10.5 के आसपास होता है। ये हाईली जो है इसके मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, मतलब इस अपने तरफ खींचता है मैग्नेटिक मटेरियल को। तो ये तो इतने के आसपास होगा। ये इधर से ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इधर से आप ध्यान रखिएगा कि क्या वैल्यू होता है, और इसमें जो है कलर्ड और कलरलेस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन इसका तो पैरामैग्नेटिक पूछा था, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो साइड वाले व्यू को भी जो है लिख लिया कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन पूछा कि अ लाइट बल्ब, क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, देन द पीक करंट, मतलब यहाँ पे देन द पीक वोल्टेज पूछा ऑफ द सोर्स इज, मतलब कहा कि ये कोई बल्ब है जो 100 वाट सप्लाई का है और उसमें जो है 220 वोल्ट रहा जो है वोल्टेज, तो उसमें पीक बताइए। मतलब पीक का मतलब होता है मैक्सिमम कितना पोटेंशियल हो सकता है। तो पीक में और जो है इसमें जो है रिलेशन आपका होता है, वो अभी बता देते हैं साइड में उसका क्या रिलेशन होता है, इसको लिखते चलिएगा साथ साथ में। देखिए ये होता है ई नॉट को पीक से डिनोट करते हैं, ये √2 इंटू ई भी, एवरेज जो वैल्यू इसमें सप्लाई होता है उसको ई भी बोलते हैं, वो ये रिलेशन होता है। अब ले लीजिए इसमें वैल्यू √2 का वैल्यू रख दीजिए 1.414 इंटू कितना दिया 220, ठीक है, ये दे दिया है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करीबन करीबन आ जाएगा 311 के अप्रॉक्स में। कितना आ जाएगा 311 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी कि देखिए ई नॉट इज इक्वल टू जो पीक वैल्यू दे दिया है किसके लिए, पीक वोल्टेज। अब देखिए ई हम पीक वोल्टेज बोलते हैं, ईएमएफ पीक भी बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिखना चाहे तो एक ही बात है। कितना सोच रहे हैं सर भी क्यों नहीं लिख दिए, तो भी लिख लीजिए, रिलेशन तो सेम ही होगा ना। ठीक है, भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 311 वोल्ट आपका आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है आपका बी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है इस और आंसर भी जो है करेक्ट लगाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया है। इफ N1 and N2 are number of primary and secondary coil of a step up transformer, ध्यान दीजिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन रिलेशन पूछा N1 ग्रेटर देन N2, N2 ग्रेटर देन N1, N1 इज इक्वल्स टू N2, N1 0। स्टेप पहले तो ये समझिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज कराना, ध्यान रखना है। यानी वोल्टेज को इंक्रीज कराता है वो स्टेप अप कहलाता है ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को डिक्रीज करता है वो स्टेप डाउन कहलाता है। यानी स्टेप डाउन में यूज आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा, अप में आएगा तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो समझ गए कि चलिए वोल्टेज तो बढ़ गया, स्टेप अप है तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ये और ध्यान रखिए इसका नंबर ऑफ कॉइल का रिलेशन भी जो होता है N2 ग्रेटर देन N1 होता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसका N2 भी जो है सेकेंडरी कॉइल पे नंबर, देखिए N2 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, तो उस पे वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विच इज N1। तो ये रिलेशन V2 और V1 का भी देख लिए, N2 और N1 का भी देख लिए। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें दिया N2 ग्रेटर देन N1। स्टेप अप है तो N2 ग्रेटर देन N1। एक और साथ में सीखना चाहते हैं इसी में, तो ये भी देख लीजिए करंट इसका कम हो जाएगा, तो यानी कि I2 जो होगा वो लेस देन I1 होगा। ये सारा तीनों का तीनों किसके लिए है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। स्टेप स्टार मार करके लिख लीजिए, कोई भी इसमें से आपको ऑप्शंस में रहेगा, करंट के लिए वोल्टेज के लिए कुछ पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेप डाउन का भी बता देते हैं तो इसका सबका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम स्टेप डाउन बोल दिए तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा I2, अब अगर I2 ग्रेटर देन I1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। उसी को उलट देते हैं वैसे ही वैल्यू को, V2 यहाँ है V1 है, तो आपके बार क्या हो जाएगा ये वाला
इसमें N2 है और N1 है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब की बार N1 बड़ा हो जाएगा, जस्ट उसको उलट दिए सर। तो ये उलट करके याद कर दीजिए स्टेप डाउन के लिए जैसे, तो स्टेप अप के लिए ऊपर वाला और स्टेप डाउन वाला नीचे। ठीक है, आई थिंक जो है आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होइएगा बड़ी आसान तरीके से जो है। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करें। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लेके आ रहे हैं, टाइम भी तो कम है ना सुन, तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक है, आप इसको मैनेज कीजिए, आगे बढ़िए सुन कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज, देखिए सर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात किया है, फाई का लिंक किया कॉइल से, फाई का वैल्यू दे दिया 4t² माइनस, देखिए सर 4t² माइनस 2t प्लस 2 मिली वेबर। ठीक है, फाई का वैल्यू देखिए, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स से यूनिट वेबर होता है, मिली जोड़ दिया है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देन द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, कहा कि उसका EMF इंड्यूस्ड बताइए उस कॉइल का क्या होगा। ऐसा सिंपल फार्मूला है, उसी फार्मूला से E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt से निकल जाएगा। ऐसा चिंता की बात ही नहीं है। ऐसा देखिए आप d∅dt डिफ्रेंसिएशन आना जरूरी है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत नहीं होगा, बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनको डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा। अगर पढ़े होंगे 11th में मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन टीचर आपको पढ़ा दिए रहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको भी दिक्कत नहीं आएगा। वैसे भी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, यहाँ हम आपको बता देंगे कि कैसे जो है इसका वैल्यू निकल करके आता है, यहाँ खास प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है सर, देखिए सर E इज इक्वल्स टू d∅, ऐसे होता है माइनस d∅dt, ये निकाल लेना है। फाई का डिफ्रेंसिएशन करना है, फाई का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, फाई दिया हुआ है 4t² माइनस 2t प्लस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt, यानी कि इस फाई के फंक्शन को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। पढ़े हुए फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ यही तो है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। तो कीजिए ना डिफ्रेंशिएशन, 4t² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बताइए, 4 इंटू 2t, यानी 4 इंटू 2t, t² का 2t होता है और t का 1, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0, खत्म है माइनस। अब देखिए कितने पे पूछ रहा है, ये भी वैल्यू भी डायरेक्ट रख लेते हैं या रुकिए ना, यहाँ लिख ही देते हैं, माइनस का 8t माइनस का 2। देखिए वैल्यू कितने पूछ रहा है देख लीजिए, वैल्यू कहाँ है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड मिली एम्पियर, देन द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, ये लीजिए वैल्यू नहीं है, टाइम तो कुछ होना चाहिए तभी तो हम यहाँ पे निकालेंगे। रुकिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम का भी कुछ वैल्यू देना चाहिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हाँ सुन दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कॉइल, इसमें जोड़ लीजिएगा ब्रैकेट में, किसके लिए, कॉइल इज कितने पे, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड दिया है, क्योंकि टाइम दिया रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे, 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब बताइए यहाँ 2 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 2, 8 16 माइनस का 2, यानी कि कितना आ गया 14, यानी कि माइनस का 14 जो है आपका आया, माइनस का 14। यूनिट ध्यान रखिएगा, इसका कितना दिया था, मिली दिया हुआ था, तो इसमें भी हमारा आना चाहिए, मिली को चेंज कर लीजिए, मिली को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट इसका कितना हो गया EMF है, तो EMF का तो यूनिट वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा EMF का यूनिट वोल्ट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लो, तो है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही ना, तो इसीलिए EMF तो इसका वोल्ट ही होगा, न्यूटन नहीं लगा देना है, ठीक है, तो इसलिए इसका -14 × 10⁻³ वोल्ट आया। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, माइनस नहीं भी दिया रहता है कोई बात नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए में तो है ही नहीं, बी में देखिए बी इसका करेक्ट है, 14 × 10⁻³ वोल्ट, 14 × 10⁻³ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी है जो है करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल, हाउ टू डिफ्रेंशिएट द फाई, देन द वैल्यू ऑफ टी इज पुट, t इक्वल 2 सेकेंड पे था और वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू, अब बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन से लॉ से रिलेट करता है, किरचॉफ्स फर्स्ट सेकंड लॉ,
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, लेंज लॉ, ऑप्शन डी में ए भी कर रहा है और सी भी है, यानी किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ लेंज लॉ भी। तो एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है ये सेकेंड लॉ को भी बोलते हैं किरचॉफ और लेंज लॉ को भी बोलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो रहा है, ए और सी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ को किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी एनर्जी पूछेगा तो एकदम याद रखिए किरचॉफ्स लॉ और लेंज लॉ दोनों को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक बार पूरे जो है क्वेश्चंस को देख करके नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम इन एयर इंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। क्वेश्चन का एक लाइट एंटर कर रहा है एयर से, कौन से मीडियम है? कोई मीडियम है, मान लीजिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ठीक है। कहा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको बताना है कि उस जो एंटर कर रहा है उस मीडियम का वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक है, जो पहले से दूसरे मीडियम में जा रहा है और पहले का वेवलेंथ यदि 6500 एंगस्ट्रम हो। तो इसका रिलेशन पहले देख लीजिए सुन कि मीडियम का रिलेशन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन हो 1 और 2 में, तो इसको हम लोग लिखते हैं म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 और V1 बाई V2, ये रिलेशन होता है। ये देख लीजिए सुन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ से ये दोनों रिलेशन से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि म्यू टू म्यू वन लेमडा 1 लेमडा 2 दिया हुआ है, तो क्या लिख लेंगे म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, इससे काम बन जाएगा। पहले के लिए देखिए, पहले के लिए लेमडा 1 6500 एंगस्ट्रम और एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो देखिए लेमडा 1 के जगह पे हम रख लेते हैं सर म्यू टू, तो निकालना ही, म्यू टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो पहले जो दिया हुआ है वो रख लीजिए, इसके जगह पर रख लेते हैं 6500 लेमडा 1 और म्यू टू के जगह पे सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो यहाँ पे 1.3 रख लेते हैं सर, और यहाँ पे म्यू वन 1 रख लेते हैं क्योंकि एयर का है। और यहाँ से निकालना क्या है सुन, लेमडा 2 जो उस सेकेंड मीडियम में गया। तो देखिए बड़ी बारीकी से समझिए, लेमडा 1 पहले वाला का तो 6500, म्यू वन था नीचे तो म्यू वन का 1 एयर के लिए, जो मीडियम में गया 1.3 और दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लेमडा 2 आपको निकाल लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया है 1.3, अब ये लेमडा 2 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर लेमडा 2 को हम क्या करते हैं इधर भेजते हैं, 1.3 को इधर, तो 6500 डिवाइडेड बाई 1.3, पॉइंट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो 13 आया, 13 से इसको काट लीजिए, 13 5 जा 65 यानी 500, ये आया 500 इंटू 10, यानी लेमडा 2 आया 500 इंटू 10 यानी कि 5000 एंगस्ट्रम उस मीडियम का वेवलेंथ आपका आ गया, यानी उस मीडियम का वेवलेंथ आ गया 5000 एंगस्ट्रम। ऑप्शन चेक कीजिए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम। अब लाइट जो सेकंड मीडियम में गया उसका वेवलेंथ आपको मिल गया। वेलोसिटी के साथ यदि रिलेशन पूछता तो आप इस दोनों का रिलेशन से बना लेते, ठीक है, और वेवलेंथ के साथ पूछा है तो पहले उस दोनों का बना लीजिए। तो म्यू टू बाई म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन का फॉर्मूला भी आप इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए। कोई भी रिलेशन पूछे आपके इस क्वेश्चन से जो है आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 23 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 23 आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। 24 क्या कहा, देखिए ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन चालू हो गया यहाँ से। देखिए धीरे धीरे सारे चैप्टर्स जो है आपका जो भी चैप्टर है वो सारा जो है कंप्लीट हो रहा है इसमें, कि 2 थिन लेंस आर इन कॉन्टेक्ट हुज पावर आर +6 डाइऑप्टर एंड -4 डाइऑप्टर, देन देयर कंबाइंड फोकल लेंथ इज। उसके बाद पूछा देन उसका जो है कंबाइंड फोकल लेंथ बताइए यदि दूगो का जो है लेंस जो दिया है उसका पावर अलग अलग हो, 6 डाइऑप्टर प्लस का और माइनस का 4 डाइऑप्टर हो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले देखिए P
पी इक्विवेलेंट जो निकालते हैं एसेंस, पी इक्विवेलेंट निकालिए, वो होता है P1 प्लस P2, जितना रहेगा सबको जोड़ते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू को बड़ी आसानी से जोड़ लीजिए, माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कितना आ गया, माइनस का 2 डाइऑप्टर आ गया। यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहले निकालिएगा, इक्विवेलेंट पावर निकालिएगा, तब ना अब जो है कंबाइन फोकल लेंथ निकालिएगा। इक्विवेलेंट या कंबाइन एक ही है, सो अब इसको हम कंबाइन भी बोले, कंबाइन पावर, तो कंबाइन को ही इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो जितना है उसको जोड़ देते हैं। अब कंबाइन पावर से आपको कंबाइन फोकल लेंथ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, डाइऑप्टर है, ऑप्शन देखिए किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ऐसे जो है पी कंबाइन का जो है अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/f हो जाता है, जो फोकल लेंथ आ गया कंबाइन का। लेकिन सुन यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है सर। तो अब देखिए पीसी को इधर भेज दिए, एफसी को इधर रखिए, तो एफसी यानी कंबाइंड फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय पीसी। अब 100 पीसी कंबाइंड पावर कितना है सर, बाई माइनस का 2 आया है, माइनस का 2, तो 2 से 2 इसको काट लीजिए, तो कितना हो गया सर, करीबन 50, यानी कि एफ जो आ गया सेंस माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंबाइन जो पावर इसमें फोकल लेंथ जो निकल के आया है सेंस, वो हमारा आ गया माइनस का कितना है सेंस, बताइए, माइनस का 50 आ गया सेंस। तो इस चीज़ को इसमें ध्यान रखना है सेंस, करेक्ट है। वैसे सर माइनस क्यों आ रहा है, ये ऑप्शन में प्लस, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, सिली मिस्टेक्स देखे। अच्छा ये सेंस ध्यान रखिए, यहाँ पे +6 था और -4 है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ +6 और ये -4, तो यहाँ पे प्लस, तो ये भी प्लस, तो यानी कि ये भी प्लस, यानी कि 50 सेंटीमीटर, माइनस प्लस ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसा आंसर तो आपका मिल ही जाता है, करेक्ट आंसर वही होता है। तो इसका कितना है सेंस, आपका ये आ गया 2 2 2 यानी कि 50, ऑप्शन है में नहीं है सेंस 50। 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो सकता है सेंस यहीं पे ये छूट गया हो ऑप्शन में। एक बार ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सेंस ऑप्शन में यहाँ पे छूटा ही है, ये 50 को 5 को 50 बना लीजिएगा, लिखते टाइम बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस सेशन। 50 सेंटीमीटर यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट एसेंस यही रहेगा, कॉम्बिनेशन पूछे, फोकल कंबाइन पूछेगा तो सबको जोड़ लीजिए। फार्मूला अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है, मीटर में होता तो 1/f हो जाता, तो वहां से कंबाइंड फोकल लेंथ आप क्वेश्चंस में बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द है करेक्ट आंसर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बढ़िया है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, यानी कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का क्या फॉर्मूला होता है। तो याद रखिए ऑप्शन दिया हुआ है d/1.22 लेमडा, लेमडा एसेंस वेवलेंथ हो गया, और d जो होता है वो डाया ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, 1.22 लेमडा बाई डी, 1.22 d बाई लेमडा, ठीक है, और लेमडा बाई 1.22 डी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, d/1.22 लेमडा, याद रखिएगा, d/1.22 लेमडा, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं सर। हाँ ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए स्टार मार्क लगाइए, इस टाइप का क्वेश्चंस मिले तो इससे एकदम ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, देन द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इज, यानी कि 2 गो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव है जिसका इंटेंसिटी I और 4I है, आपको उसका मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी बता देना है क्या होगा। फार्मूला पे ही डायरेक्ट रखते ही वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ट्राई कीजिए, फार्मूला अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जब तक इधर स्पेस बनाते हैं। देखिए सर क्वेश्चन का लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा, इसी तरीके का लेवल से आपका क्वेश्चन आजकल ऑब्जेक्टिव आता है। अब वैसा नहीं कि सर वन लाइनर पढ़े जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस खासकर ये 2-3 साल पहले से जो क्वेश्चन चला आ रहा है, जो ट्रेंड्स है, वो अब क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप इस टाइप का ऑब्जेक्टिव का लेवल यदि आप करके जाइएगा तभी वहाँ पे जो है करेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो इस चीज़ को जो है बारीकी से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए पहले इसका क्या होता है रिजल्टेंट फार्मूला का, वो लिख देते हैं सर। IR इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा सर, I1 + I2 + 2 √,
I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ये होता है फॉर्मूला। करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस का कौन सा वैल्यू रखे, तो मिनिमम के लिए कॉस का 180 रखेंगे तो 0। ठीक है, सोचिए क्या रखे कि ताकि जो है मिनिमम वैल्यू आए, कौन से वैल्यू के लिए जो है ये माइनस का वैल्यू दे रहा होगा। तो कॉस 180 0 तो आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, 180 के आसपास रहता है, तो उसमें साइन कॉस सेक पॉजिटिव होता है यानी कॉस नेगेटिव होता है, तो 180 वैल्यू रख लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। सर रख करके ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। सर ठीक है, आइए देखिए I1 को I मान लीजिए, ये कितना दिया है 4i दिया हुआ है, 2 अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट में कर देते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, ये एक साथ भी लिख सकते हैं अंडर रूट I1 I2, कोई दिक्कत नहीं है। I दिया हुआ है और ये 4i है, ठीक, I इंटू 4i और cos 180 डिग्री, करेक्ट है। चलिए सर अब देखते हैं I प्लस I कितना हो गया 5i, I प्लस I 5i प्लस 2 अंडर रूट 4i स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2i, ठीक है, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यानी 5i माइनस का 2 इंटू 2 4i, 5i माइनस का 4i कितना हो गया i, यानी कि जो i रिजल्टेंट यानी कितना i रिजल्टेंट को आप i मिनिमम बोल दीजिएगा। मिनिमम के लिए आप याद रखिए कि फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, ठीक है सर, और मैक्सिमम होता तो क्या रखते सर 0 रखते, ठीक है। तो यहाँ पर i मिनिमम जो निकल के आया वो i निकल के आया। आइए ऑप्शन चेक करते हैं सर, ऑप्शन ए 2i, ऑप्शन बी 18i, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है विच इज i, ठीक है, और डी में तो 3i दिया हुआ है सर। तो फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है, ये रिजल्टेंट का वैल्यू होता है, ये आप वैल्यू याद है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, करेक्ट है। एंगल ध्यान में रखिएगा, मिनिमम था तो फाई हो गया, मैक्सिमम रहता तो क्या हो जाता है सर 0 डिग्री, क्यों 0 cos 0 1 होता है, डेट्स वाई। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं सर, 27 तो हो गया। 18 क्वेश्चन देखिए, ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड आ गया, डिब्रोगली यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंस कि द वैल्यू ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एट 1200 वोल्ट, करेक्ट है। डिब्रोगली वेवलेंथ बताइए जो एसोसिएट कर रहा है एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, कितना वोल्ट है 1200 वोल्ट। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाइए। एक डिब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के टर्म्स में अंडर रूट 150/v, ठीक है सर, और v जो है आपका वैल्यू वोल्ट में होगा, ये रखते हैं सर वैल्यू। अगर ऐसा इसको सॉल्व करके चाहे लिखना तो ऐसा 12.27 बाई अंडर रूट v भी लिख सकते हैं, 150 का स्क्वायर रूट बाहर निकालिए तो इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन यू यूज द फॉर्मूला ऑफ लेमडा, आइदर 150/v अंडर रूट, अदरवाइज 12.27 अंडर रूट v। अब यहाँ पे 1200 v का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ना डिब्रोगली इसमें 1200 दिया हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा सुटेबल तो हमारे लिए ये हो जाएगा, तो ये वाला यूज कर लीजिए, दोनों को स्टार मार्क करके याद रखिए, यूज कर लीजिए। तो 150 डिवाइडेड बाई 1200 काटिए तो कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 काट दें, 12 से इसको 120 8 टाइम कट गया, यानी कि 1/√8 आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 तो बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 का जो है 2 हो जाएगा, √2 में बच गया, नीचे तो नहीं छोड़ेंगे, √2 नीचे है तो ऊपर नीचे √2/√2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया √2 और √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4, इतना एंगस्ट्रम जो आ रहा है √2/4 एंगस्ट्रम आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन देखिए तो इस तरीके का है, दिख तो रहा है ना नीचे वाला, हाँ देखिए नहीं दिख रहा है तो एक बार देख लीजिए, ये √2/2 है, ये ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है √2/4, अगर नहीं उसमें दिख रहा होगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन है √2/4, वहाँ से तो आप सॉल्यूशन तो देख ही रहे हैं, ठीक है। ए में 2√2 है जो कि नहीं होगा, 4√2 है ये भी नहीं है, तो √2/4 जो है करेक्ट आंसर है, और डी में है √2/2 जो कि नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। डिब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आप माइंड सेट कर लीजिए, एक क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली आपके एग्जाम में रहने वाले हैं,
तो मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, जो नहीं उसमें पीछे हुआ था, उस क्वेश्चन को सबका सब कॉन्सेप्ट इस वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए पूरे क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला कि लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज रेशियो 64:1, यानी इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 64:1। क्वेश्चन और आगे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब आपसे क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स कि इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया है, ठीक है, यानी कि आपको देखिए समझ लीजिए I1/I2 आपको दिया हुआ है 64/1, करेक्ट है। और कहा कि I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का रेशियो बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए पहले इंटेंसिटी, अब इसका रिलेशन एक्चुअली होता क्या है सर, इसका रिलेशन होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन होता है I मैक्सिमम और I मिनिमम का। अब पहले इससे जो है A1 A2 अगर यदि आपको मिल जाता है तो बड़ी आसान तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वहां से निकाल लेंगे। तो उसका क्या रेशियो होता है ये भी पता होना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, I1/I2 जो होता है वो A1/A2 का, मतलब इसका भी स्क्वायर और A2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डायरेक्ट पहले यहाँ हम वैल्यू रखते हैं I1/I2 का 64/1, और यहाँ पे क्या रख दे A1/A2 पूरा का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर जाके ये रूट हो जाएगा। तो देखिए ये रूट होगा तो 64 का रूट 8 और बाई 1 इक्वल्स टू A1/A2। अब देखिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, A1 इज इक्वल्स टू 8A2। ये रिलेशन देख लीजिए, यानी A1 A2 का रिलेशन आपको मिल गया, जो कि बड़े ही आसान तरीके से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो इंटरफेरेंस पैटर्न में। करेक्ट है सर। तो देखिए क्या करेंगे, A1 के जगह पे आप क्या कर लीजिए, 8A2 रख लीजिए, जहां जहां A1 है वहां से ये वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए साइड में यहाँ कर देते हैं, A1 के जगह पे रख लीजिए 8A2 प्लस का A2, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8A2 माइनस का A2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ गया 9A2, ठीक है सर, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7A2 का होल स्क्वायर। ये आ गया, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 81A2 का स्क्वायर बाई 49A2 का स्क्वायर। A2 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, तो 81/49 आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। तो आइए सर ऑप्शन में चूज करते हैं। सर ये जरूर फार्मूला याद रखिएगा सर, यहाँ से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है 61:1, 8:1, सी में है सर 81:49। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। डी में 25:16 है जो कि रॉन्ग आंसर है। करेक्ट है, ये यहाँ पे इसको जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका विड्थ के साथ भी रिलेशन होता है W1/W2 का, ठीक है। तो विड्थ दिया रहेगा तो भी आप ये निकाल लीजिएगा। इंटेंसिटी का रेशियो दिया तो आप A1 A2 एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, A1 A2 एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसी वैल्यू को यहाँ पुट के बड़े ही आसान तरीके से यहाँ वैल्यू निकाल लिए। तो ये और ये दोनों फार्मूला याद रख लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड थ्रू इट। अच्छा ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि बताइए इसमें जो है कितना जो है एनर्जी एसोसिएट करेगा यदि वेवलेंथ 310 आपका जो है नैनोमीटर हो गया, ठीक है। देखिए बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस बना रहे हैं। हाँ आइए स्पेस बन के रेडी। अब देखिए सर यहाँ पे क्या, देखिए सर एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन है। देखिए सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन है, तो इसका फार्मूला होता है कि 1240 डायरेक्ट। देखिए सर E इज इक्वल्स टू hc/λ ही तो फार्मूला होता है सर, ठीक है, या HF।
तो वेवलेंथ दिया है तो ये वाला फार्मूला हो गया। शॉर्ट फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी टाइम टेक ऑब्जेक्टिव है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो इसका वैल्यू होता है 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर। तो अब एनर्जी निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक फार्मूला। इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए लेमडा नैनोमीटर में है ही, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 1240 डिवाइडेड बाई 310, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए सर। ठीक है, कितना था 31 का कितना हो जाएगा 4 4 चाहती हैं 12, 4 टाइम्स में कट गया, यानी कितना निकल के आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका एनर्जी कितना आ गया सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन मैच कर लीजिए सर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। 40-20 नहीं होगा सर, ठीक है। लैम्डा नैनोमीटर में हो डायरेक्ट इससे बनाइए। हाँ सर, लैम्डा अगर आपका एंगस्ट्रम में हो तब क्या करेंगे, तो लैम्डा एंगस्ट्रम में हो तो ये कर लीजिए सर 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रम में, तो भी आंसर किस में आएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कहीं कहीं बुक में ऐसे लिख देगा 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम, तो ये भी एसेंस करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका लैम्डा जो है एंगस्ट्रम में हो जाए तो दैट्स वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करें। जल्दी तो नहीं है सर, देखिए आप थोड़ा धीरे करके देख लीजिएगा, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 31, द फार्मूला रिलेटेड टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मास एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला बताइए। अभी आपको बता रहे थे ना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका फार्मूला बताइए जिसमें आपका जो है मास दिया हो, मोलर मास एक तरीके से समझिए, मोलिकुलर मास यहाँ दिया है, मोलिक्यूल्स ऑफ मास m, यानी एक तरीके से मोलर मास इसको हम लोग बोलते हैं सुन, और किसके टर्म्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के टर्म्स। एक्चुअली ये मोलर मास होगा, थोड़ा सा कैपिटल M की तरह होता है, ठीक है, सब कैपिटल, हाँ यहाँ कैपिटल M है, ये होता है। तो इसका क्या रिलेशन होता है, तो इसका रिलेशन ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, H/√3m/K/T होता है, ठीक है। यानी कि लैम्डा जो हो गया वो होगा H/√3m/K/T हो गया। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और K यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला जो है इसके लिए याद रखिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के साथ पूछता तो क्या होता, लैम्डा इक्वल्स टू H/√2mk हो जाता, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। मोमेंटम के लिए पूछता तो क्या हो जाता, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, मास एंड वेलोसिटी में h/m भी, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अगर उससे रिलेटेड तो आप बड़ी आसान तरीके से उसको बता सकते हैं, ठीक है। KT काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पे के एसेंस काइनेटिक एनर्जी है, के ही कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे P मोमेंटम है या मास वेलोसिटी, समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 32 क्वेश्चंस के तरफ। 32 क्वेश्चन कहा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यानी सेकेंड ऑर्बिट जो हाइड्रोजन का होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। काइनेटिक एनर्जी 3 चीज पूछता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों में से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन से रहेंगे। क्या अगर आप तीनों सीख ले तो क्या इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? एक बताएंगे, तीनों का कॉन्सेप्ट दे देंगे ताकि आपका क्वेश्चंस नहीं छूट पाएगा, ठीक है। सेकेंड बोर ऑर्बिट पूछा है, ध्यान रखिए। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट एन का वैल्यू एसेंस 2 हो गया, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर है तो 1 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको हम बताएं कि देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही याद रखा जाता है, उससे रिलेट करके बाकी का फॉर्मूला निकालते हैं। 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये होता है फॉर्मूला टोटल एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब बात आता है कि टोटल एनर्जी तो सीख लिए, लेकिन अब क्या कैसे निकाले काइनेटिक एनर्जी, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन बताते हैं स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लस का 2 इंटू टोटल एनर्जी। लीजिए ये रिलेशन याद रखिए, बार बार मतलब बहुत बार क्वेश्चंस रिपीटेड किया हुआ है प्रीवियस ईयर में,
ठीक है, तो ये तो रिलेशन याद ही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं तो इस दोनों रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा। तो डायरेक्ट टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी कितना हो गया? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर के जगह पर 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। अभी टोटल एनर्जी आया है। अब इस दोनों का रिलेशन देखिए ना, क्या है? माइनस का 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। सीधे लिखिए, 2 से 2 गायब कर दीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी हो गया। अब जो वैल्यू टोटल एनर्जी का आप निकाले हैं, हमेशा तो वही निकालना होगा क्योंकि शॉर्ट फार्मूला उसी का आपको बता दिए। उसमें बस क्या कीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, यानी टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पे आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यानी कि लीजिए ना, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए यू गॉट इट? This way you can solve the question and then result of kinetic energy it will be 3 plus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खोजिए ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल नहीं है 13.6 गलत, -13.6 ये भी गलत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम के लिए अब बताइए, जो हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे बामर सीरीज में मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए तो है ही, बामर सीरीज का सबसे मैक्सिमम जो है आपका वेवलेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन में बता देना है। तो पहले वेवलेंथ का फार्मूला तो पता हो, N1 N2 तो पता हो, तब तो आप बता पाइएगा। तो आइए जिस क्वेश्चन को आता है इसको जो है सॉल्व करके एक बार जो ऑप्शन मैच करें क्या आ रहा है, जिसमें 1/r का वैल्यू जो रेड बार कांस्टेंट है 910 एंगस्ट्रॉम लेना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कांस्टेंट का भी वैल्यू रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दिया रहेगा उसी बेस पे आपको बना लेना है। एक ऐसा शॉर्ट फार्मूला आपको बताएंगे इसमें जिससे डायरेक्टली वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पूछे या शॉर्टेस्ट पूछे। करेक्ट है। तो ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/r, ठीक है, यानी 1/λ इज इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। पहले तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। आर रेडबर्ग कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर, N1 N2 ट्रांजिशन आप पता लगाएंगे कि बामर सीरीज क्या होता है, सेकंड से स्टार्ट होता है। एक चीज ध्यान रखिए, जिसका ट्रांजिशन मैक्सिमम उसका वेवलेंथ मिनिमम। अब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो ट्रांजिशन सबसे मिनिमम। अब मिनिमम ट्रांजिशन के लिए N1 का वैल्यू, N1 और N2 का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो N1 का वैल्यू 2 होता है और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होता है। सिंपल। अब ये किसके लिए? लॉन्गेस्ट के लिए जो है वेवलेंथ के। अब यही जो है अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट पूछता तो N1 2 होता और N2 इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो एक के लिए आप जान गए। तो इस तरीके से इस वैल्यू को आप रख लीजिए। अब देखिए सारा वैल्यू रख के देखते हैं क्या हो रहा है। आर का आर रहने दीजिए, जेड का 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो आर 1 का 1 ही हो गया, तो 1/4 माइनस का 1/9 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 9 4 36 4 9 जा तो 9 माइनस का 9 4 जा 4, यानी करीबन कितना हो गया? आर 5/36 1/λ उलट दीजिए। इस 1/λ इसको जो है उलट देते हैं ताकि जो है वैल्यू लैम्डा का निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू आर नीचे आएगा 36/5 1/r। 1/r का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 1/r का वैल्यू 910 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कीजिए 36/5 इंटू 910 एंगस्ट्रॉम से। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, काटिएगा तो करीबन आएगा 51418 इंटू 36 करीबन ये आ जाएगा 65। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये करीबन 6552 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा।
करेक्ट है, यानी क्या आएगा सुन 6552 एंगस्ट्रम आ जाएगा। यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज का आपका क्या हो गया सुन 5852400, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा 6552। एक और चीज़ बताते हैं बामर सीरीज से इंटरेस्टिंग, इसका जितना भी स्पेक्ट्रल सीरीज यानी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेंज। ठीक है, विजिबल रेंज बोलते हैं, वो विजिबल रेंज में होता है। जैसे होता है ना हम लोग का विजिबल रेंज कितना होता है सुन 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग। कोई कोई अदर बुक में 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम दिया है, तो आसपास ही वेरी कर रहा है, तो उसी के बीच में तो है, तो ये भी तो विजिबल होगा, हम लोग देख सकते हैं इस वेवलेंथ के लाइट को। ठीक है सर, मतलब ये जो भी आपका रहेगा कलर उस तरीके से दिखाई दे देगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। देखिए ना उससे रिलेटेड 34 तो आ ही गया ना क्वेश्चन एसेंस, पढ़िए 34 क्या है एसेंस, पढ़िए इसका। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन इंफ्रारेड रीजन इज, इंफ्रारेड रीजन में कौन सा सीरीज इसमें लाई करता है सुन, लाइमन, बामर, पास्चन, पीफंड, बताइए। तो याद रखिए इंफ्रारेड रीजन में जो है लाई करता है पास्चन। ठीक है सर, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है लाइमन, बामर का भी विजिबल रेंज बताए हैं, और इंफ्रारेड में लाई करता है सर पास्चन। तो यानी कि 34 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ मॉडर्न फिजिक्स का आपको देखने को मिल रहा है सर, तो इस सारे क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है सर इस पूरे कंप्लीट टॉप 40 क्वेश्चंस का, कि द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ आयरन 2656 एंड आयोडीन 53125 इज। क्वेश्चंस कहा कि न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताइए किसके लिए, आयरन और आयोडीन के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और न्यूक्लियर डेंसिटी के रेशियो में ये वैल्यू जो है बार बार आपके एग्जाम में जो है पूछता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, न्यूक्लियस जो होता है, जो डेंसिटी होता है किसी भी एलिमेंट का, वो सबका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, करीबन करीबन उसका जो वैल्यू आता है डेंसिटी का वो आता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये आता है अप्रोक्सीमेटली सारे डेंसिटी का। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी यदि अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर्मूला में भी हम लोग को देखा जाता है कि ना ही ये रेडियस पे डिपेंड्स करता है और ना ही ये जो है मास नंबर पे। अब बताइए यदि अगर सबका डेंसिटी अगर सेम आए किसी भी एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली, तो यदि उनका रेशियो लेंगे तो कितने के बराबर होगा, आपस में एक दूसरे से कट जाएगा यानी 1/1 का रेशियो हो जाएगा ठीक है, तो 1/1 का रेशियो होगा, तो ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिए किसी का भी न्यूक्लियर डेंसिटीज का अगर यदि आपको रेशियो पूछता है तो वहाँ पे एक चीज़ काफ़ी बारीकी से ध्यान रखिएगा उसमें उसका रेशियो जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम से होता है ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है। ये अब मास है तो किसी भी एलिमेंट्स के लिए मास की बात करेंगे m, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, आर जो होता है m डिवाइडेड बाई m इंटू ए ऊपर हो जाता है तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर नॉट इंटू a⁻1/3, इसका क्यूब होता है। थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं, ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा m, यहाँ पे मास इंटू ए होता है डिवाइडेड बाई पाई आर नॉट a⁻3, तो a⁻3 से एक कट गया तो a से एक कट गया तो कितना आएगा 3/4 m बाई पाई आर नॉट आ रहा है। बताइए कहाँ पे, यहाँ पे रेडियस कहीं आपको दिखा, आर नॉट है वो तो कांस्टेंट है, फॉर्मी होता है उसका, फॉर्मी कांस्टेंट होता है 10⁻15 के आसपास होता है मीटर, तो ये कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट ही हो गया ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल देते हैं, मास तो प्रोटॉन के लिए सबका सेम ही हो जाएगा, तो सब कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इसीलिए जो है डेंसिटी डिपेंड्स नहीं करता है। रेशियो डिपेंड्स इन द करने का मतलब लगभग सबका सेम होता है और रेशियो में वैल्यू बराबर हो जाता है 1:1, यानी कि सबका रेशियो आप लिख लीजिएगा 1:1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेडियस डिपेंड्स करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वहीं हम आपको दिए भी हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस आर एंड मास नंबर ए ऑफ न्यूक्लियस।
तो करेक्ट रिलेशन जो होता है सन्स बता देते हैं, ये होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर, ये मास नंबर है ए टू द पावर 1/3, ये करेक्ट रिलेशन खोजिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में। आर ए टू पावर 1/2 पहला ही गलत, 1/3 ये सही है, 2 3 ये दोनों गलत, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो गया। आर नॉट का वैल्यू जो होता है सन्स 10⁻1.2 10⁻15 मीटर के आसपास होता है, ठीक है, और जो कि कांस्टेंट है, और ये मास नंबर है 1/3 के बराबर हो गया। ध्यान रखिएगा, रेडियस निकालने के लिए स्टार मार्क लगा लीजिए, फार्मूला में भी क्वेश्चन है तो मास नंबर यहाँ पे रख करके। मास नंबर का मतलब समझते हैं सर, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए तो वो उसका मास नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ना, हम यहाँ पे बोल दिए कार्बन 612 है, तो इसका मास नंबर क्या है, ये 12 है, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 ही इसका क्या कहलाता है, मास नंबर, यानी ए कहलाएगा मास नंबर, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 37 विच वन इज करेक्ट फॉर 2 आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई एक ही एलिमेंट का 2 आइसोटॉप्स है तो उसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जैसे पढ़े ना आइसोटॉप्स, और इस टाइप का सुन, तो आइसोटॉप्स कहने का मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए कार्बन का 3 गो आइसोटॉप्स होता है, C612, 2 ही गो हम ले लेते हैं, C613 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर नीचे रहता है जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन है पहले वाले में, और जो है 6 न्यूट्रॉन है। इसमें देखिए 6 प्रोटॉन है, लेकिन जो 13 में से 6 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन का संख्या आता है, तो 7 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है लेकिन प्रोटॉन का संख्या सेम है, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है। सुन, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में पहले क्या पूछ रहा है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन लीजिए, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन, यहाँ 7 न्यूट्रॉन है ही नहीं। सुन, बोथ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन गलत है, सो नंबर ऑफ दी, यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप ये जानते होइएगा कि सेम नंबर ऑफ जो है जो एटॉमिक नंबर उसका सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम का ही मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एक और सेम होता है, आपको यहीं पे बता देते हैं सुन, कि अगर कोई मान लीजिए कि जो है इनर्ट गैस एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, सुन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं रहता है, कमेंट करके बताइए। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है। देखिए बता देते हैं, हाइड्रोजन बता ही देते हैं 1 होता है, एक प्रोटॉन हो गया, 1 में से 1 घटाइएगा तो न्यूट्रॉन क्या आएगा, 0, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का तो 37 का हम लोग ये ऑप्शन देख लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस, कभी कभार जो है बेसिक्स से भी उठा करके 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, लिख लिया कीजिए खुद ब खुद। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, ये किसका क्वेश्चन आ गया, अब सेमीकंडक्टर का, ठीक है। लास्ट चैप्टर इसमें का हम लोग का यही ना, सेमीकंडक्टर। अब एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होगा ये हम लोग को बताना है, यानी कि क्या क्या होगा, तो याद रखिए एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा y = a.b होता है, ठीक है। y = देखिए ab इनपुट हो गया, y जो है उसका आउटपुट होता है। a.b खोजिए, a+b के बार ऑप्शन सी a.b आपका आ गया, a.b का बार गलत है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, a.b, और गेट होता तो a+b हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो है। 39 नंबर क्वेश्चन कहा कि द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर इज 60 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज। कोई देखिए ये रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, जैसे रेक्टिफायर 2 टाइप का होता है ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब हाफ से माइंड में कभी ये नहीं सोचिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज होता है वो आउटपुट में भी उतना ही होता है। क्या समझे सर, हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही जो है आपका जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है, या जितना इनपुट वोल्टेज होता है उतना ही आउटपुट वोल्टेज भी हो जाता है। तो यानी कि 60 हर्ट्ज अगर जो है इनपुट है तो ऑप्शन 60 हर्ट्ज ऑप्शन डी ही जो है करेक्ट होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे फुल वेव रहता, हाफ से आधा माइंड में आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं समझ, इतना ही जो है 60, अगर फुल रहता तो 120 हो जाता, फुल में ट्वाइस हो जाता है फ्रीक्वेंसी और
जो है क्या फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है सुन, ट्वाइस हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं फुल वेव में क्या हो जाता है सुन, रेक्टिफायर में ट्वाइस हो जाता है सुन। ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज इन आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाफ वेव में सेम रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिक्स, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन पूछा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, ये आयोडीन डोपिंग से तो बनता ही है सुन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग 13 ग्रुप मिलाते हैं, वो एल्यूमिनियम वाला ग्रुप हो गया है सुन। तो ये 13 ग्रुप मिलाते हैं जब पी टाइप सेमीकंडक्टर हो। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो लिख एन टाइप, उस 3 ग्रुप मिलाते हैं।